वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। जनाब, आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे जाती सर्दियों को। अब जबकि फरवरी में भी हमें फील होना शुरू हो गया है कि इट्स ऑलरेडी समर, दिन जो है वो गर्म हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमें मौसम में तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं ना, ऐसी तब्दीलियाँ इंसानों की ग्रोथ में भी हमें दिखाई दे रही हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरेज हाइट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई लोगों की, और वो दुनिया के तवील तरीन जो लोग हैं उनमें हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें कहा जा रहा है कि स्टंटेड ग्रोथ एक बहुत बड़ा इशू है, कि जो बच्चे हैं उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी होती है या और कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ मुकम्मल नहीं हो सकती। सो चूँकि ये बहुत बड़ा मसला है और इसकी तरफ बार बार इशारा किया जाता है, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस अगर आप सुने या न्यूट्रिशन के हवाले से या बच्चों के हवाले से जो सेमिनार्स हो रहे होते हैं, तो उसमें ये स्टंटेड ग्रोथ का लफ्ज़ जो है आपने ज़रूर सुना होगा। आज इसको हम डिस्कस करेंगे और आप अपने बच्चों को किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं और किन इश्यूज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये जानने के लिए सेशन ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर मदिया नज़र। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मदिया जो है ये हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट है, होली फैमिली हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। सो डॉक्टर साहब, आपके पास कितने ऐसे बच्चे आते हैं जो कि ये स्टंटिंग का शिकार हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी ट्रांजिशन होती है एक पीड्स से एडल्ट की तरफ। तो मेजॉरिटी ये जो पेशेंट्स हैं जिनके जो बच्चे होते हैं छोटे, जिनके माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे होते, जो स्लो होते हैं, वो अमूमन पीड्स में चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स वेट करते रहते हैं कि जी नहीं जी हो जाएगी ग्रोथ, अभी तो 7 साल का है, अभी तो 8 साल का है। लेकिन वो बच्चे जो हैं जब अपने स्कूल्स में नोट करते हैं कि अपने साथ वाले बच्चों को देखते हैं, लड़कियां अपने साथ वालों को देखती हैं कि उनमें एक ख़ास हाइट का एक्सपर्ट आता है, एकदम से हाइट अचीव होती है। वो एज जो होती है अमूमन जो है वो मतलब कि मेल और फीमेल में डिफरेंट है, लेकिन 9 साल और तकरीबन 10-11 साल जो है ना लड़कियों में और लड़कों में, इस एज में थोड़ा सा हमें हाइट में एकदम से हाइट इंक्रीज़ नज़र आती है। जब वो बच्चों में नहीं आती है तो फिर बच्चे थोड़े से मतलब कि फ़ील करते हैं और वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं, फिर पेरेंट्स भी इस बारे में रियलाइज़ करते हैं और फिर वो हमारे पास लेके आते हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे मेजर एंडोक्राइन प्रॉब्लम तो डायबिटीज़ है, लेकिन उसके साथ दूसरे जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं वो भी तकरीबन 8 to 10% या 20% तक आते हैं, और उसमें भी तकरीबन 2 से 3% जो हैं वो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें ना सिर्फ ग्रोथ के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं बल्कि प्यूबर्टल डिले भी आ रहा होता है। ओके, सो अर्ली प्यूबर्टी का इशू तो मैंने सुना था कि आजकल जो है हार्मोन्स, जैसे मैं कह रही थी, ना मौसम का पता चलता है ना ये हर चीज़ जो है उसका एक अपना जो पैटर्न था अब उससे वो डिविएट करती हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो बच्चे आपके पास आते हैं और आप देखती हैं कि स्टंटिंग है, हाउ यू आइडेंटिफाई एंड लेबल कि ये बच्चा जो है ये स्टंटिंग का शिकार है? इसके लिए देखें ग्रोथ चार्ट्स होते हैं। हम लोग पहले तो ये कि हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे हैं। अमूमन होता है कि पेरेंट्स की हाइट कम होती है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो लंबे होंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर उनके जो है पेरेंटल साइड पे या मैटरनल साइड पे जो है वो हाइट डिफरेंट है तो बाज़ औक़ात बच्चों की थोड़ी हाइट डिफरेंट हो जाती है, लेकिन हमने एवरेज पेरेंटल हाइट लेनी होती है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। दूसरा ये कि एक ग्राफ होता है कि जिसमें हम उस एज के बच्चों की हाइट देखते हैं और उस ग्राफ में हम पुट करते हैं कि जी उस ग्राफ में ये बच्चे जो हैं उस ग्राफ में कहाँ तक फिट हो रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं तो फिर हम एवेल्युएशन करते हैं कि जी इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इनमें क्या क्या वजह हो सकती हैं, बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं। सही। अच्छा, जैसे आप अभी आपने जिक्र किया, अमूमन ये होता है कि वालिदैन की तो हाइट्स छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जेनेटिक्स को अगर हम स्टडी करें तो ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी ना किसी की जीन्स आ जाती है, उनका कद लंबा है या उनका रंग जो भी है, तो ग्रैंड पेरेंट्स का वो जो है बच्चा कैरी कर लेता है। इसके चांसेस कितने होते हैं? क्योंकि अगर हमें हाइट जो है वो छोटी नज़र आ रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली यही होगा कि सिर्फ जेनेटिक्स इन्वॉल्व है या कुछ और भी अवामिल हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती? नहीं, बहुत सारे अवामिल हैं इसमें जी। हमें सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने कहा न्यूट्रिशन का ना, तो न्यूट्रिशन पे तो बहुत बात होती है कि जी बच्चों की आप डाइट जो है वो एक कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, क्योंकि गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, प्रोटीन्स नहीं दिए जा रहे, ज़्यादातर जो है फ्राइड फूड्स इन चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है या जंक फूड्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, इजी टू ईट हैं, बच्चे खुश होकर खाते हैं। ये तो एक मामल एक है, लेकिन उसके साथ में कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। इसमें सबसे जो अंडरलुक बीमारी है ना वो सीलिएक डिजीज़ है। अच्छा। बाज़ लोगों में तो पेट ख़राब होता है, महीनों रहता है तो वो बड़ी जल्दी हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों में सिर्फ ये होता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, और आप जब उनका HB चेक करते हैं वो लो होता है।
تو میجورٹی لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو آئرن ڈیفیشنسی ہے تو جی آئرن کی دوائیاں دیتے ہیں، لیکن وہ آئرن کی ایبزارپشن نہیں ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ باقی سارے وائٹامن ڈی کم ہو رہا ہے، کیلشیم کم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں کم ہو رہی ہیں جو کہ آپ کے گروتھ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، بونز کی میچوریشن کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر جب ہم اس کے لیے جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ فیملیز میں تھیلیسیمیا کی ٹریٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی کچھ کو پتہ ہوتا ہے کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر ان میں بھی جو ہے بچوں کی جو ہے انیمک ہوتے ہیں بچے. پھر یہ کہ ہارمونز میں سب سے زیادہ ہم تھائرائڈ کو بڑا اوور لک کر جاتے ہیں. جی ہائپو تھائرائڈ بچے ہوتے ہیں، تھوڑے سے چبی ہوتے ہیں، تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں پڑھائی میں، اور یہ ضروری ہے، بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو گروتھ میں جو ہے وہ سٹنٹنگ مل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پیچوٹری ایک ہمارا ایک گلینڈ ہے جو کہ ہمارے دماغ میں ہے، جو کہ ہمارا مین جو رطوبت ہے جو کہ ہماری گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو ہم گروتھ ہارمون کہتے ہیں. اس کا بہت رول ہے. لیکن ہم وہ یہ مطلب یہ کہ عموماً اس کے لیے ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں، ہم پہلے کچھ بچوں کے ایکس ریز کرواتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہڈیوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں آپ کی گروتھ پلیٹ ہوتی ہے کہ جو کہ جب تک آپ کی دونوں حصے آپس میں جڑ نہیں جاتے ہیں نا، ہائٹ انکریز ہو سکتی ہے. تو وہ اگر وہ دونوں جڑ گئے ہیں تب تو یہ کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر گروتھ پلیٹ موجود ہے تو پھر ان کی جو ایج ہے، اب جو ان کی ایک ایج وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ جی 12 سال کے ہیں، 13 سال کے ہیں، پھر ہم بونی ایج نکلواتے ہیں، وہ ان کی کم ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی بونز میں ابیلٹی ہے گرو کرنے کی. اور پھر ہم اس کی وجہ دیکھتے ہیں. اگر اس میں گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے مزید کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ گروتھ ہارمون ایک ایسا ہارمون ہے کہ جو کہ پلسز میں ریلیز ہوتا ہے، خاص طور پہ رات کو ریلیز ہوتا ہے، اور اس کو آپ رینڈم سیمپل پہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ابھی ٹیسٹ کرا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ گروتھ ہارمون کم ہے. ایک ٹیسٹ اور اس کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہم IGF کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں گروتھ ہارمون کی اسیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. پھر اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے 2-3 پروٹوکولز ہیں جو کہ پاکستان میں کچھ اویلیبل ہیں، کچھ نہیں ہیں. اس میں ایکسرسائز کے بعد ہم گروتھ ہارمون چیک کرتے ہیں، یا پھر ہمیں خاص قسم کا انجیکشن ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. ایک تھوڑا سا اس میں مزید کچھ میں کہوں گی کہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے کہ جس میں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہم خاص قسم کا انجیکشن دیتے ہیں، شوگر نیچے لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے رسپانس میں آپ کا گروتھ ہارمون نکلا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بڑا ہی سپروائز ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کچھ خاص قسم کی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ بچے کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. سب سے جو سیف ٹیسٹ ہے نا وہ گروتھ ہارمون، وہ ہماری کچھ خاص لیبارٹریز ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کی لیبارٹری میں خاص طور پہ کہوں گی کہ CMH ہمارے راولپنڈی میں ہے، وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ان کے پاس یہ خاص قسم کے انجیکشن موجود ہیں اور وہ ہمیں کر دیتے ہیں. صحیح. لیکن یہ کتنا پیرنٹس کو آپٹ کرنا چاہیے اس کے لیے، کیونکہ اب ہر والدین جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی ہائٹ بڑھ جائے. تو گروتھ ہارمون کے لیے بھی میں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا کہ نہیں بچے کو لگا دیں، بس لگا دیں. اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اس کا کچھ جو ہے ڈاؤن سائڈ بھی ہے، تو وہ بھی بڑی ذہن میں رہنی چاہیے. بالکل. یہ دیکھیں گروتھ ہارمون ایک تو یہ کہ اٹس ویری ایکسپینسو، سیکنڈلی اس کی اویلیبلٹی اکثر اوقات ایک ایشو ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑی سی نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے کہ جن پیشنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے لیے ایک کوٹا ہو کہ جن میں آپ کو اویلیبلٹی کی کوئی طریقہ کار ایجاد کیا جائے کہ وہ اویلیبل ہوں. دوسرا یہ کہ گروتھ ہارمون دیکھیں، یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو گروتھ پلیٹ کی ذکر کیا. اگر آپ کی گروتھ آپ کے دونوں ہڈیوں میں گنجائش ہے تو وہ بڑھیں گی. اگر گنجائش نہیں ہے اور لوگ مطلب یہ کہ اسمگل کسی طریقے سے گروتھ ہارمون لے لیتے تو پھر آپ کی ہائٹ نہیں بڑھے گی، آپ براڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہاتھ بڑے ہو جائیں گے، پاؤں بڑے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ میں پھر یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ کو کمی نہیں تھی اور گروتھ ہارمون دے دیا ہے تو پھر اس میں شوگر، بلڈ پریشر، کچھ کینسرز بھی آ جاتے ہیں، وہ چیزیں پھر کر جاتی ہیں نا. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ لائٹ کہ آپ خود سے لے لیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہائٹ بڑھ جائے گی، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں میں یہ جو ہارمونل ایشوز ہیں یہ ہوتے ہی کیوں ہیں؟ جیسے آپ نے کہا لیٹ پیوبرٹی، یہ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ انرجیٹک ہوں گے، ابھی اتنے ٹیمپرڈ بھی نہیں ہیں، کوئی اتنے میڈیسنز وغیرہ بھی نہیں لیں گے، نیچرلی ان کی گروتھ سارا کچھ نارمل رہنا چاہیے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ بچوں میں ہارمونل ایشوز اتنے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک لیٹ پیوبرٹی بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا؟ دیکھیں لیٹ پیوبرٹی جو ہے اس میں یہ کہ بعض اوقات یہ کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، بعض اوقات ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ جی اس میں آپ کو ابھی بچے کے پاس ٹائم ہے، ہم ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ پیوبرٹی آن سیٹ ہو جائے گی. لیکن جب ہماری ایک خاص، جیسے میں نے کہا 9 سال ہے، اسی طرح سے ہم 12-13 سال تک ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ہم ایویلویشن کرواتے ہیں، کیونکہ اگین بچے آپس میں بات کرتے ہیں، فیمیلز اسٹوڈنٹس بات کرتی ہیں کہ ان کی ہائٹ آ گئی ہے، ان کی بریسٹ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، ان کی جو ہے وہ
क्या कहते हैं उससे ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है। इसी तरह लड़कों में हाइट आ जाती है और बाकी जो है उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो आपस में डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ फिर बच्चे नोट करते हैं। फिर लेकिन डॉक्टर साहब वो क्या एज है, क्योंकि ये भी जेनेटिकली वेरी करती है, कुछ फैमिलीज़ में अर्ली ऑनसेट है, कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिकली ज़रा डिलेड है, इसी तरह से मेनोपॉज जो है वो भी कुछ फैमिलीज़ में अर्ली है, कुछ में डिलेड है, इसमें बहुत सारा फैक्टर ये जेनेटिक्स का भी है। बिल्कुल। तो अब ये कैसे तय हो कि बच्चे खामखाई आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स ना पास ऑन करते हैं? वो कंसर्न जब पेरेंट्स को ट्रांसफ़र होती है ना, फिर उनको ज़रूर आगे लेके आना चाहिए। और ये फ़ैसला हम मतलब कि बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं कि उसमें कब ऑनसेट हुई है, और अगर फैमिली हिस्ट्री में अर्ली ऑनसेट है तो फिर हम ज़रूर हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं। उसमें देखें कुछ सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, जिनमें कि आपकी ख़ास किस्म के, फॉर एग्जांपल कैलमैन एक सिंड्रोम का नाम लिया जाता है कि जिसमें आपको आपकी सूंघने की हिस्स इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से फिर उसके साथ में आपके जो कुछ ख़ास किस्म की रतूबत कम हो जाती है, कि जो कि आपके ये उन रतूबतों को कंट्रोल कर रही है जो कि प्यूबर्टी शुरू करती हैं। इसी तरह से जो है गर्ल्स में जो हैं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी प्यूबर्टी अगर ऑनसेट नहीं हो रही है तो अगेन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहीं पे हम जाके जो है एवेल्यूएशन करते हैं कि वहाँ से रतूबत निकल रही है कि नहीं, और अगर वहाँ से निकल रही है तो क्या नीचे जो आपके जो मेन ऑर्गन्स है जहाँ से कि आपकी मज़ीद रतूबत निकलनी है, उसमें ओवरीज़ हैं या टेस्टीज़ हैं, फिर हम वहाँ के फंक्शन को एवेलुएट करते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल मम्प्स का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि मम्प्स जो हैं लड़कों में ख़ास तौर पे बाज़ औक़ात वो आपकी अफेक्ट कर जाते हैं टेस्टिस को, तो फिर आपकी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। ना सिर्फ डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे इनफर्टिलिटी की बात हुई है तो इनको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इस तरह के केमिकल्स का एक्सपोजर है, दो कि ये अभी थ्योरेटिकली मतलब इसको हम ये कहेंगे 100% प्रूवन नहीं है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स में मौजूद है कि ऐसे केमिकल्स का एक्सपोजर में, उसमें हमारे पेस्टिसाइड्स भी हैं, उसमें हमारे जो हम जितने भी ये चीज़ें अपने खेतों में डाल रहे होते हैं केमिकल्स हैं, इवन वो भी नोन है कि वो इवन ये जो स्प्रेज हैं जो हम कर रहे होते हैं मक्खी मच्छर के लिए, ठीक है कि वो सेफ हैं, बट एक केमिकल तो है जो आपके अंदर जा रहा है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को तो कर ही रहा है और एंडोक्राइन को। अच्छा, फिर क्या किया जाए? वालिदैन के लिए क्या गाइडलाइन है आपकी कि वो एक हेल्दी बच्चा जो है उसको उसमें कैसे सपोर्ट करें उसकी हेल्दी ग्रोथ? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक तो ये कि जो वालिदैन कर सकते हैं ना, मतलब उसमें ये कि बच्चों की मेंटल वेलबींग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, और उसके साथ में ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले बच्चे पार्क्स में जाते थे, साइकिलिंग करते थे या वो हैंगिंग करते थे, और अब बच्चों का ज़्यादा जो है ट्रेंड है वो डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा है, टैब्स हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं। तो वालिदैन को ये बैलेंस करना है कि ये टाइम आपका वीडियो गेम्स का है, नाउ इज़ द टाइम टू गो आउट एंड प्ले। और फिर दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन में, बैलेंस न्यूट्रिशन है, जंक फूड्स का इंटेक। हमारे यहाँ पे हम डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस देख रहे हैं यंग छोटे बच्चों में। मेरे पास अभी परसों एक 13 साल का बच्चा आया हुआ था, ही वॉज ओबीज़ एंड उसकी प्री डायबिटीज़ डेवलप हुई हुई थी। तो जाहिर है फिर उसका इफेक्ट आना ही था उस पर। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बहुत सारे बच्चे, उनमें तो हम बहुत कॉमनली स्टंटेड ग्रोथ देखते हैं ना, क्योंकि शुगर्स कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को बड़ी ही बैलेंस डाइट देनी है आपको। आप जंक फूड्स का जो इंटेक है ना, मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि एक डे रखें वीकेंड्स पे ना, कि नाउ दिस इज़ द डे दैट यू कैन एन्जॉय दीज थिंग्स। रेस्ट ऑफ द डे आप 4-5 दिन जो है घर का खाना खाएँ। और बच्चों को जो है ना, जो हमारी स्टेपल डाइट है कि आप रोटी और सालन है घर, इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि जी बच्चे सिर्फ नूडल्स खाते हैं, सिर्फ चिप्स खाते हैं और ये मैक्रोनीज खाते हैं, तो ये दीज आर ऑल कार्ब्स, दे हैव नो प्रोटीन्स इन देम, तो फिर ग्रोथ इफेक्ट होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। तो ये पेरेंट्स की। और दूसरा ये कि आप विजिलेंट हों, आप अपने घर में अपना हाइट चार्ट्स लोगों ने लगाए होते हैं, आप अपने बच्चों की हाइट मॉनिटर करें। ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि यार बाकी बच्चे, अक्सर औक़ात पेरेंट्स नोट भी करते हैं कि बाकी भाई बहन जो हैं वो हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि फ़र्क है जब हमारे पास ये लोग लेट आते हैं। मेरे पास अभी एक और बच्ची आई थी, बच्चा आया 15 ईयर्स ओल्ड, तो जब मैंने एक्सरे करवाया तो उसमें उनकी हड्डियों की फ्यूजन हो चुकी थी, बच्चे की प्यूबर्टी ऑनसेट हो चुकी थी। तो इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे उसकी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी भी होती तो। सही। तो फिर ये कि आप अगर टाइम उस फेज़ में हमारे पास ख़ास तौर पे 9 से 13 साल की उम्र में आप अगर आ जाते हैं तो फिर उस स्टेज पे हम फिर भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आएंगे, जब हड्डियाँ जुड़ गई होंगी, तो फिर ग्रोथ में हमें जो है ना वो नहीं मिलती फिर। ठीक है। सो 9 से 13 साल की वो एज है कि जिसमें वालिदैन को विजिलेंट रहना है। कुछ ऐसी, जैसे आपने थायराइड हार्मोन का जिक्र किया,
کچھ اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بچوں میں پیدا ہو سکتا ہے. کیا اس کا کوئی تعلق ایموشنل ویل بینگ سے بھی ہے؟ کیا اسٹریس، انگزائٹی، یہ تمام عوامل جو ہیں یہ بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ بالکل. اس میں خاص طور پہ مطلب کہنا چاہوں گی ڈپریشن اور انوریکسیا نروزانا، کہ جس میں آج کل دھوکے ہم کم دیکھتے ہیں لیکن بچیاں بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنے ویٹ کے بارے میں، تو وہ اپنی ڈائٹ میں بڑی ڈکریز کر دیں گی کہ ہمارا ویٹ نہ بڑھے، تو اس سے پھر یہ پرابلم ضرور آتی ہے کہ آپ کی گروتھ میں سٹنٹنگ آئے گی. مینٹل ویل بینگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اسٹریس میں کتنا ہے. آج کل اسٹڈیز کا اسٹریس بہت زیادہ ہے، تو اس کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو ریلیکس بھی کریں اور تھوڑا بہت پش فیکٹر بھی رکھیں کہ وہ پڑھیں، تو یہ بھی گروتھ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ، آپ ساتھ رہی اور آپ نے ہم سے اسٹنٹنگ گروتھ کے بارے میں شیئر کیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس بارے میں ویجیلنٹ رہیں گے اور اپنے بچوں کی گروتھ کے اوپر جو ہے اوور آل گروتھ کے اوپر، کہ ان کی ایموشنل ویل بینگ، ان کی فزیکل گروتھ، اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ توجہ اور دھیان رکھیں گے. بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی مہمانوں کے ساتھ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.